वंदे मातरम बच्चों। हम पढ़ रहे कक्षा 9 विषय हिंदी में प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई वाला पाठ। देखिए, इसका जो आगे का पाठ था वो हमने पहले पढ़ा दिया है। अब इसके पाठ के आगे हम पढ़ रहे हैं कि हमने पहले यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो प्रेमचंद जी है वो जिस हाल में होते थे उसी हाल में फोटो खिंचवा लेते थे। अर्थात आज की जो दिखावटी संस्कृति है उसका उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं था। वो बिल्कुल भी दिखावटीपन में विश्वास नहीं करते थे। जैसे थे उसी हाल में उन्होंने फोटो खिंचवाई, और यहाँ तक कि उनका एक जूता फटा हुआ था और उसमें से उनकी अंगुली बाहर निकल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी हाल में फ़ोटो खिंचवा ली। तो इसलिए हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि ऐसे साधारण साहित्यकार, ऐसे जीवंत जो कि समाज में सिर्फ़ अपना दिखावा नहीं करते, हकीकत की ज़िंदगी जीते हैं और जैसा है वैसा ही दिखते हैं। उनमें कोई प्रकार की बनावटीपन नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि और यहाँ तक कि उनमें समाज की परिस्थितियों को देखकर इतना गहरा दुःख भी है कि जब वो फ़ोटो खिंचवाते हैं और फ़ोटोग्राफ़र उनको कहता है कि तुम हँसो, थोड़ी-सी मुस्कान लाओ चेहरे पर। तो वो चेहरे पर फ़ोटो खिंचवाते वक़्त एक मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई गहरे कुएँ के अंदर कुछ डूब गया हो, कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो, वैसे वो निकाल कर उस मुस्कान को और फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसके आगे का हम पढ़ें। आगे हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि इसमें उस उपहास है, वो ये मुस्कान नहीं है उनकी, यह अधूरी मुस्कान है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यानी उपहास यानी एक तरह से मतलब हँसी हँसी वाली बात है, और दूसरी ये हमारे समाज के ऊपर व्यंग्य है कि लोग सिर्फ़ दिखावे के लिए हँसते हैं, मुस्कान लाते हैं चेहरे पे। क्या हकीकत की ज़िंदगी में मुस्कान नहीं रख सकते? क्या हकीकत की ज़िंदगी में खुश रहकर वो अपना जीवन नहीं जी सकते? तो ऐसा एक व्यंग्य वो इस फ़ोटो के माध्यम से हमारे ऊपर कर रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ये कैसा आदमी है, जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हँस भी रहा है। कि फटे जूते पहन के फ़ोटो खिंचा रहा है और मुस्कुरा रहा है, यानी किसी पे हँस भी रहा है। ऐसा व्यंग्य उन्होंने इस फ़ोटो के माध्यम से किया कि खुद का तो पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हँस रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा, चल भई कहकर बैठ गए होंगे। किनको कह रहे हैं? प्रेमचंद जी को, कि शायद आपकी पत्नी ने कहा होगा फ़ोटो खिंचाने के लिए, इसलिए आप वहाँ पर बैठ गए होंगे। न बाकी तो नहीं खिंचाते तो क्या बिगड़ जाता आपका? मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते-देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारे क्लेश यानी दुःख, जो तुम्हारे अंदर दुःख है उसको मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, और उसे महसूस करके मैं रो देना चाहता हूँ, लेकिन ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है कि मैं हालाँकि तुम्हारी स्थिति को समझ रहा हूँ, तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि ये जो व्यंग्य तुम कस रहे हो समाज के ऊपर, जो दिखावटीपन जो समाज का है उसके ऊपर जो तुम कर रहे हो, वो मुझे रोक देता है। तुम ये व्यंग्य हमारे ऊपर, इस समाज पर दे रहे हो। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते माँग लेते। क्योंकि आज के ज़माने की यही है कि दिखावा होना चाहिए। तो इसी तरह कवि उसी आज की जीवन शैली पर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं प्रेमचंद जी को कि अगर फ़ोटो खिंचवानी थी तो किसी से जूते माँग लेते हो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आजकल की जो दिखावा संस्कृति है उसके अंदर लोग माँग कर शादी तक कर लेते हैं। देखिए, आगे उन्होंने लिखा है, लोग तो मांगे के कोर्ट से वर दिखाई करते हैं, यानी दूल्हा बनकर शादी करके आ जाते हैं कोर्ट मांग कर, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं और मांग कर उसमें बारात भी निकाल लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, और यहाँ तक कि किसी और की बीवी के साथ फोटो भी वो खिंचा लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बना।
यानी आज के समाज में सिर्फ़ दिखावे के लिए लोग यहाँ तक कुछ का कुछ कर लेते हैं। लेकिन क्या तुमसे जूते भी नहीं माँगे गए? तुम जूते तो माँग ही सकते थे, क्योंकि आज की जीवन शैली क्या है? दिखावे की जीवन शैली है और इसमें माँग कर हर काम कर लिया जाता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुप पढ़कर फ़ोटो खिंचाते हैं, जिससे फ़ोटो में खुशबू नहीं जानते। लोग तो इत्र जो खुशबू आ जाएगी, गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यानी वो कह रहे हैं कि लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, जैसे कि इत्र की खुशबू फ़ोटो में आ जाएगी। कितना ही गंदा आदमी क्यों ना हो, वो ऐसे बन-ठन के फ़ोटो खिंचवाता है कि उसकी फ़ोटो ही खुशबू देती है। तो क्या तुम अच्छी तरह से फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते थे? अर्थात लोग समाज में सिर्फ़ जीवन शैली ऐसी नहीं जी रहे हैं हकीकत की, जीवन शैली ऐसी जी रहे हैं कि कैसे दिखावा किया जाए, कैसे हम लोगों के सामने बस अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। ना तो वो अपने अंदर का देखते हैं कि हम अंदर से क्या हैं और कैसे हैं, और ना ही वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। अपनी कमियों को लोग छुपाने की कोशिश करते हुए जीवन जी रहे हैं, और इसी दिखावटी संस्कृति के कारण आज हर प्रकार से उनको मतलब कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी ₹5 से कम या कम में क्या मिलते होंगे? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या-क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कवि कह रहे हैं कि टोपी सस्ती है और जूता महँगा। पहले 8 आने में टोपी मिल जाती थी, ₹5 में जूता। लेकिन आज टोपी जूते और भी ज़्यादा महँगे हो गए हैं, और उन जूतों की में तो पता नहीं कितनी 25 टोपियाँ हम एक जोड़ी जूते के अंदर खरीद सकते हैं, ऐसी हालत समाज की हो गई है। अर्थात टोपी का मूल्य गिरा है, अर्थात जो लोग मतलब अच्छे विचार रखते हैं, दिमाग में अच्छी सोच रखते हैं, हकीकत में उनका मूल्य गिर गया है, और जूते जैसी चीज़ जो मूल्यवान हो रही है, अर्थात गिरे हुए लोग जो अच्छी सोच नहीं रखते हैं, वो आज समाज के अंदर ऊँचे उठे हुए हैं। आज उनकी पूँछ इस समाज के अंदर है कि वो हाँ, ऐसे लोग, इन लोगों की वैल्यू समाज के अंदर बनी हुई है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ये बात मुझे पहले कभी नहीं चुभी, लेकिन आज चुभ रही है कि जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। अर्थात तुम्हारी वैल्यू इस समाज में अब नहीं है, अर्थात कथाकार, उपन्यासकार की जो वैल्यू किसी ज़माने में हुआ करती थी, वो आज अब नहीं रही है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम कथाकार, तुम उपन्यास सम्राट, यानी उपन्यास लिखने में सबसे आगे, युग प्रवर्तक, जाने जाने क्या-क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी उस समय में जब तुम थे, तब तुम्हारी इतनी वैल्यू थी, तुमने इतना अच्छा साहित्य हमें उपलब्ध कराया, जब तुम्हारी समाज के अंदर इतनी प्रसिद्धि थी, इतनी ख्याति थी, लेकिन आज उसी समाज के अंदर तुम्हारा फ़ोटो के अंदर भी जूता फटा हुआ है। इसका मतलब है कि तुम हद से ज़्यादा तुम्हारा अवमूल्य हुआ है, तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब जितना यश पहले था, उतना ही अब अपयश हो गया है। अब तुम्हें लोग याद ही नहीं करते, इतनी वैल्यू तुम्हारी नहीं रह गई है। तुम्हारा मूल्य वो नहीं रहा है जो पहले था। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे इसलिए साहित्यकारों के लिए, उपन्यासकारों के लिए बड़ा दुःख होता है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, अर्थात जूता अच्छा नहीं होना इसका मतलब है कि मेरी वैल्यू भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। मैं भी कोई ज़्यादा अच्छा उपन्यासकार होने का दावा इस समाज के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि समाज मेरी वैल्यूज़ नहीं समझ रहा। मुझे उस सम्मान के साथ जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोगों से जो पहले समाज में सम्मान मिलता था उपन्यासकारों को, साहित्यकारों को, वो आज नहीं मिल रहा है। ये ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। यानी ऊपर से तो मेरा जूता अच्छा दिखता है, लेकिन नीचे का तलवा फटा हुआ है। अर्थात ऊपर से तो लोग मुझे देखकर मुझे सलाम ठोकते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, लेकिन हकीकत में उनके नीचे से तलवा फटा हुआ का मतलब है कि उनके हृदय में हकीकत में वैसा सम्मान नहीं है, जैसा होना चाहिए।
अंगूठा जमीन से घिसता है और पेनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यानी जब अंगूठा नीचे फटे जूते में से जमीन में घिसता है तो उससे क्या होता है, अंगूठे के नीचे से जूता फटा हुआ है तो उससे क्या होता है, अंगूठा लहूलुहान हो जाता है, खून आने लग जाता है कंकर पत्थर चुभ कर। तो कवि कह रहे हैं कि वो लहूलुहान होने का अर्थ है कि जब लोग मुझे सम्मान तो देते हैं सामने देख कर कुछ पल के लिए, लेकिन हकीकत में जब मैं उनकी भावनाओं को महसूस करता हूँ, उनकी नजरों को महसूस करता हूँ, तब मुझे अंदर ही अंदर बड़ा दुख होता है, बड़ा अपमानित महसूस होता है। इस लहूलुहान का मतलब है कि बड़ा दुख, गहरा दुख मुझे हृदय के अंदर होता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। कवि कह रहे हैं कि मेरा पूरा तला, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ, इसलिए मेरा तो पूरा तला, मोरी पूरा पंजा सब कुछ छिल जाएगा, लेकिन अंगुलियां नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि अभी जब तक मैं हूं तब तक कोई मेरे ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता, मुझे सामने आकर अपमानित नहीं कर सकता, उनको सम्मान देना उनकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी तो अंगुलियां भी दिखती है, यानी तुम व्यंग्य भी कर रहे हो समाज के ऊपर। इतना अच्छा तुमने साहित्य उपलब्ध कराने के बाद भी तुम्हारा वो सम्मान, वो पद अब नहीं रहा है, इसलिए पंजा नीचे खिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अर्थात तुम पर्दे का कोई महत्व नहीं जानते थे, अर्थात जो था, जैसा था, तुम्हारे मन के अंदर जिस तरह के समाज को देखकर विचार रहे, जैसी व्यवस्था को देखकर विचार रहे, तुमने वैसा लिख दिया था, इसलिए तुम्हारा महत्व उतना नहीं है। लोग अपमानित तो महसूस करते हैं तुम्हारे साहित्य को पढ़कर, लेकिन हम क्या पर्दे को महत्व देते हैं, पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। अर्थात हम भी उनकी तरह, आज के समाज की तरह ही उन लोगों की भावनाओं को देखकर उनके जैसा ही साहित्य लिख देते हैं। लोग पढ़कर खुश हो जाते हैं, इसलिए वो हमें सम्मान दे रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठार से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। यानी तुम बिल्कुल व्यंग्यात्मक क्लियर भाषा में लोगों को कह सकते हो, है ना, चाहे कितना भी गहरा तुम्हें दुख हो, लेकिन उस दुख को सहन करके तुम कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह की नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। कवि कह रहा है कि मैं तो ऐसे व्यंग्यात्मक रूप में लिख कर और लोगों की नजरों में आ नहीं सकता जैसा तुम आ गए हो। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसी फोटो तो कभी नहीं खींचने दूं जैसी तुमने खिंचा ली। अर्थात जैसा व्यंग्य तुमने लिखा, इतना साहित्य उपलब्ध कराने के बाद भी इतना जो सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूं। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या हीरो का गोदाम हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह है मेरी जनता के लेखक। कवि कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने लिखी है गोदान, पूस की रात, इनकी कहानी का नाम है, गोदान इनके उपन्यास का नाम है, सुजान भगत एक कहानी का नाम है, और ये जो कफन है ये इनकी उपन्यास का नाम है। इसलिए कवि उनमें से एक एक पंक्तियां लिया है और कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे गोदान नामक जो किताब थी उसका होरी, होरी का गोदान हो गया है क्या? उसने अपनी गायों को गोदान में दे दी है क्या? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात जो कहानी है तुम्हारी, उसके अंदर नील गाय है, वो हल्कू नामक जो पात्र है, क्या उसका खेत खा गई? या सुजान भगत का लड़का मर गया, सुजान भगत एक भगत था भगवान का, क्या उसका लड़का मर गया जो डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे, इसलिए? इसलिए कवि कह रहा है कि क्या माधो की औरत के कफन यानी उसकी औरत मरी, उसके कफन के पैसे वो साहूकार से लेकर आता है, फिर नाम तो कफन का लेकर आता है, और जैसे ही पैसे उनके हाथ में आते हैं वो इतने गरीब होते हैं कफन के पैसे भी नहीं होते हैं, और दोनों बाप बेटे मिलकर और उस कफन के पैसों से भी शराब पी जाते हैं वो। तो क्या ऐसा हो गया, इसलिए तुम्हें हंसी आ रही है क्या?
अर्थात हमारा जो समाज है, इस समाज के अंदर सब कुछ अब ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ़ दिखावे के लोग हाँ, सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, हमारे से लगाव प्रकट कर रहे हैं। एक दिखावे की संस्कृति हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। क्या इसलिए तुम हँस रहे हो? इस दिखावटीपन का समाज की ओर से तुम व्यंग्य कसकर हँस रहे हो। क्या तुम्हारा यही इरादा है कि इस समाज का ध्यान उस ओर दिलाया जाए जो तुम दिलाना चाहते हो? मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया यह है मेरी जनता के लेखक। कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर से देख रहा हूँ कि कैसे फट गया है ये मेरी जनता के लेखक। क्या बहु चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर घर लौटते थे कि बनिए के तकादे से? यानी क्या तुमने बहुत चक्कर काटे हैं या तुमने बनिए से कोई उधार ले रखा है जो उसके सामने से नहीं आने के कारण पीछे से आ जाके इसलिए तुम पीछे से जा जाके घूम घूम के आते थे, बहुत चक्कर लगा के फिर घर लौटते थे, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया है? क्या कारण है जो तुम्हारा जूता फट गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कवि कह रहा है कि चक्कर काटने से तो जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। क्योंकि कुंभन दास एक बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान की भक्ति की थी और फतेहपुर सीकरी जो राजा था उनके पास वो आते-जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा पछता रहा हूँ कि मैं इतना अगर भगवान का न उस राजा के दरबार में वो आते-जाते थे ना, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इतना भगवान के अगर दरबार में आता-जाता, उनका नाम लेता, तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। आज मैं इस फतेहपुर सीकरी के राजा के पास आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला? आवत-जात पनैया घिस गई, यानी मेरे जूते टूट गए, घिस गए और बिसर गए हरिनाम में भगवान का नाम ही भूल गया। तो ऐसे चक्कर काटने से क्या फ़ायदा? तो हे मेरे लेखक, हे मेरे कवि, तुम भी क्या इसी तरह से चक्कर काटते रहे हो? और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। कवि कह रहा है कि ऐसे बुलाकर देने वालों, ये जो बार-बार बुलाते हैं कि आज देंगे, कल देंगे और फिर तुम देते भी नहीं हो, जिस तरह कुंभन दास को नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने ये दोहा लिखा। तो उसी तरह से क्या जिनके देखे दुख उपजत, जिनको देख कर ही दुख उपजता हो, तिनको करवो पले सलाम, उनको सलाम करना पड़ता है। अर्थात जब भय बिन, वो कहते हैं ना कि भय बिनु होय ना प्रीति, कि बिना डर के प्रेम भी नहीं होता है। उसी तरह से जब तक तुम्हें कोई देने वाला है या जिनको देख कर हमें डर लगता है, उनको हमें सलाम करना ही पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? कवि कह रहे हैं कि तुम चलने से, अगर तुम चले होते इतना, तो उससे तो जूता फट घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। अब देखिए, यहाँ जूता फटने का अर्थ निकल रहा है कि प्रेमचंद जी अंदर से इस समाज की अव्यवस्था को, दिखावटीपन को देखकर बहुत आहत थे, बहुत ज्यादा अंदर से, हृदय से दुखी थे वो। जूता फटने का मतलब वो अंदर से बहुत दुखी थे। लेकिन जो सामने उनका जूता फटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो अपना दुःख साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुँचा भी देते थे, प्रकट भी कर देते थे, लेकिन फिर भी जनता में कोई सुधार उसमें नहीं आया। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कि मुझे लग रहा है तुम कठोर-कठोर चीज़ों को ठोकर मारकर आगे बढ़ते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार-मार कर अपना जूता फाड़ लिया। यानी हमारे समाज में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अच्छी नहीं है, लेकिन वो सदियों से अपना जमाव बनाए हुए हैं, सदियों से पीढ़ियाँ उसी बात को दोहराए जा रही है। इसलिए कवि कह रहा है कि शायद तुमने कभी उसके ऊपर ज़रूर लिखा होगा और उस पर लिखते-लिखते उसको ज़रूर ठोकर मारी होगी, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। अर्थात ऐसी चीज़ को समाज से तुमने अपने साहित्य के माध्यम से हटाना सोचा होगा, जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, व्यवस्था में दखल डालती है। तो लोगों ने उसका विरोध किया होगा, तुम्हारा मन तोड़ा होगा, तुम्हारे हृदय को दुःख पहुँचाया होगा, इसीलिए तुम्हें इतना दुःख हो रहा है। जूता फाड़ लिया यानी इतना ज़्यादा दुःख तुम्हें हो रहा है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आज़माया। और कोई टीला
यानी कोई बहुत बड़ा भारी जमाव था, रास्ते पर उसको ठोकर मारी इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। अर्थात कोई ऐसी असामाजिक वस्तु, असामाजिक चीज़ जो कि रास्ते में समाज में थी और उस समाज की अव्यवस्था को दूर करने के लिए, उस असामाजिक वस्तु को हटाने के लिए तुमने साहित्य के माध्यम से कुछ ऐसा लिखा होगा कि लोगों ने घोर तुम्हारा विरोध किया, तुम्हारा मन तोड़ा, तुम्हारा हृदय तोड़ा। इसलिए तुम्हें आज इस जूता फटने का मतलब है तुम्हें अत्यधिक दुःख हो रहा है, हृदय से तुम्हें बड़ी पीड़ा पहुँच रही है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। कवि कह रहे हैं कि तुम उसके बगल से निकल जाते, ज़रूरी थोड़ी है टीलों से समझौता भी हो जाता है। कई नदियाँ भी ऐसी होती है जो पहाड़ को नहीं बीच में से रास्ता नहीं बना सकती, तो पहाड़ के साइड से होकर निकल जाती है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि तुम साहित्यकार हो, मानता हूँ मैं, लेकिन उस साहित्यकार का ये तो मतलब नहीं है कि तुम उसके ऊपर ही लिखो जो समाज में ज़्यादा विरोध का कारण बने। तुम उस पर नहीं लिखकर उस बात को छोड़ भी सकते थे और उस बात को वहीं पर छोड़कर इस उस नदी की तरह अपना रास्ता अलग बनाकर आगे बढ़ भी सकते थे, जिस तरह वह नदी पर्वत को छोड़कर निकल जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो हीरो को ले डूबी, होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। कवि कह रहे हैं कि जो तुम्हारी जो कहानी है ना, उसके अंदर होरी होरी नेम धर्म करता था, इसलिए वह नेम धर्म के कारण अपनी उसमें डूब गया, अपनी कमजोरी के कारण, और अपना जीवन उसने तबाह कर लिया। क्या तुम भी इसी तरह से नेम धर्म निभा रहे हो क्या? लेकिन कवि कह रहे हैं कि नेम धर्म तो नहीं है तुम्हारी कमजोरी, तुम तो मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, उसमें बंधे हुए तुम नहीं हो, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जो पाँव की अंगुली है तुम्हारी वह मुझे संकेत करती है, इशारा करती है, जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। अर्थात तुम अब ये बताना चाहते हो कि जिस चीज़ को तुम घृणित समझते हो, अच्छा नहीं समझते हो, उससे हाथ की अंगुली से नहीं पाँव की अंगुली से तुम उसकी तरफ इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते-मारते तुमने जूता फाड़ लिया? अब उसकी तरफ तुम क्या इशारा करोगे? उस सामाजिक अव्यवस्था की ओर तुम कैसे हटाओगे, जिसको ठोकर मारते-मारते तुम्हारा जूता फट गया? अर्थात तुम अंदर से इतना टूट गए हो, इतना दुःख तुम्हें पहुँच चुका है, जितना तुम्हें नहीं पहुँचना था। अब तुम उसको कैसे हटाओगे? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारे को भी समझता हूँ और तुम्हारे इस व्यंग्य मुस्कान को भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हँस रहे हो, तुम हम सब लोगों पर हँस रहे हो, क्योंकि हम साहित्यकार हैं, हम कवि लेखक हैं, हम समाज के कर्ता-धर्ता हैं, समाज में रहते हैं, फिर भी हम इस समाज के अव्यवस्था को देखकर असामाजिक तत्वों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए तुम हमारे ऊपर क्या कर रहे हो? हँस रहे हो। उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बराबर बाजू से निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार-मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढाँकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? यानी कवि कह रहे हैं कि तुम हमारे ऊपर हँस रहे हो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े-बड़े मजबूत लोग हैं जो हमें इस आवाज़ हमारी इस आवाज़ को दबा देंगे। जैसे तुम्हारी दबा दी गई, तुम्हें आहत किया गया, तुम्हें दुखी किया गया, वैसे ही हम उस दुःख में पड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी नीचे से तलवा तो हमारा फट रहा है, अर्थात अंदर ही अंदर दुःख तो हमें भी हो रहा है। तलवा फटने का मतलब हमारा हृदय भी विदीर्ण हो रहा है, दुखी हो रहा है, हम भी दुःख सहन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी
हमें उस अंगुली को बचाने के लिए अर्थात सिर्फ़ ये लोगों के सामने नहीं आने के लिए कि हम अंदर से इतना दुखी हैं, इसलिए हमें रास्ता बदल कर जा रहे हैं उस नदी की तरह जो अपना रास्ता बदल कर दूसरा रास्ता निकाल लेती है। अलग तरीके से हम जी रहे हैं, उन लोगों का हम सामना नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी पर हे लेखक तुम हँस रहे हो। मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ अर्थात तुम्हारा हृदय जो दुखी है उसकी बात भी मैं समझता हूँ। अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम किस ओर अंगुली कर रहे हो, किस सामाजिक अव्यवस्था की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हो उसको भी मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारा तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ और तुम जो व्यंग्यात्मक मुस्कान हमारे ऊपर छोड़ रहे हो, हँस रहे हो, उसको भी मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तो देखिए यह था हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्यात्मक लेख जो कि प्रेमचंद जी पर उन्होंने लिखा था।